प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी चित्तौड़ के भ्रमण के बारे में कि लेखक चित्तौड़ का भ्रमण करता है और वहाँ पर वह बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, बहुत ज़्यादा उद्वेलित हो जाता है और जो कीर्ति स्तंभ है, विक्रम स्तंभ है, उन सब को देखते हुए भी यानी कि वह बहुत ज़्यादा, कहने का तात्पर्य बहुत भावुक हो जाता है। उन्हीं बातों का उन्होंने चित्रण किया था। यहाँ पर वो ये बात भी कहता है कि अंत में जो जयमल है, जिनको गोली लगी थी और वीरगति को प्राप्त किए थे, उस स्थान को भी उन्होंने देखा और बहुत ज़्यादा गदगद हो गए थे। वहीं पर वो ये भी बात बताते हैं कि उनका जो प्रिय भोजन दाल बाटी चूरमा है, वो भी उस दिन लाख प्रयास करने के बावजूद भी यानी कि वो उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। ये तो बात हुई प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़ के भ्रमण की। अब दूसरा जो बिंदु यहाँ पर आ रहा है वो है यानी कि चित्तौड़ से ये उज्जैन रवाना हुए हैं। अब यहाँ की यात्रा का दृश्य देखिएगा। तो यहाँ लेखक बताते हैं कि चित्तौड़ से हम उज्जैन आए, सप्त मोक्षदायिका पुरियों में से एक पुरी अवंतिका। ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारतवर्ष के गौरवपूर्ण समयों की ये एक राजधानी थी, परंतु महाकालेश्वर के एक नवीन मंदिर के सिवा यहाँ हमें क्षिप्रा के अतिरिक्त विक्रमादित्य या भोज के काल की कोई वस्तु न मिली। हमारी इस यात्रा का उद्देश्य तीर्थाटन न होकर ऐतिहासिक वस्तुओं का निरीक्षण था। हम अपना असबाब स्टेशन पर ही छोड़ गए थे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है वो उज्जैन के बारे में बता रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ एक प्रश्न भी बनता है कि लेखक के भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या था। तो यानी इस प्रश्न का जवाब भी इस अवतरण में समाहित है। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि चित्तौड़ से वो उज्जैन आए और उज्जैन जो कि सप्तमोक्ष दायिका यानी कि मोक्ष प्रदान करने वाली पुरियों में एक पुरी है यहाँ की अवंतिका। और ऐतिहासिक दृष्टि से भारतवर्ष के गौरवपूर्ण समयों की ये एक राजधानी भी रही है। यहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर है और यहाँ पर जो क्षिप्रा नदी है, तो क्षिप्रा है, उसके अलावा जो विक्रमादित्य या जो राजा भोज थे, उनके समय की वहाँ उन्हें कोई वस्तु नहीं मिली है। कहने का मतलब है उस इतिहास की कोई ऐसी चीज़ें वहाँ देखने को लेखक को नहीं मिली। यहाँ पर वो ये बात भी बताते हैं कि इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य है वो तीर्थाटन न होकर के यानी कि भ्रमण न होकर के ऐतिहासिक जो वस्तुएं हैं उनका निरीक्षण करना रहा। और वो अपना असबाब का मतलब होता सामान, वो अपना जो सामान है उसको स्टेशन पर ही छोड़ करके गए थे। यहाँ पर उसी क्रम में देखिएगा कि अतः क्षिप्रा के जल का आचमन और महाकालेश्वर के दर्शन कर हमने कुछ घंटों में जलगांव है वहाँ पर पहुँचे हुए। तो यानी कि क्षिप्रा नदी के जल को इन्होंने ग्रहण किया और महाकालेश्वर के इन्होंने दर्शन किए और उसके पश्चात वो जलगांव के लिए रवाना हो जाते हैं। तो उसी क्रम में देखिए यहाँ पर वो जलगांव यानी कि क्षिप्रा नदी का जो जल है उसको ग्रहण करते हुए उज्जैन के लिए वो वहाँ पर बढ़ते हैं। तो यानी जलगांव के लिए उज्जैन को छोड़ दिया, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि जलगांव हम आए थे अजंता और एलोरा गुफाएं देखने। हमारे यहाँ ठहरने की व्यवस्था माहेश्वरी समाज के एक सुधारक कार्यकर्ता श्री रूपचंद जी लाठी ने की थी। उन्होंने हमारे अजंता और एलोरा जाने के लिए किराए की एक लॉरी मोटर का भी प्रबंध किया था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जलगांव आने का जो मूल उद्देश्य था और वो यहाँ अजंता और एलोरा की जो गुफाएं थी उनको देखना था। और इनके रहने की जो व्यवस्था है वो कोई समाज सुधारक हैं, एक कार्यकर्ता रूपचंद जी लाठी, यानी कि उनके यहाँ पर वो प्रबंध हुआ और फिर उन्होंने यानी अजंता और एलोरा के लिए जाने के लिए उनकी वाहन का जो साधन है, वाहन की जो व्यवस्था है वो उन्होंने की है। अब देखिएगा उसी क्रम में आगे जलगांव से लारी पर हम सीधे अजंता गए
अजंता की गुफाएं सुंदर और हरे भरे पार्वत्य प्रदेश है। इन गुफाओं की संख्या 29 है। इनमें 4 चैत्य की ढंकी और शेष विहार ढंकी हैं। ये गुफाएं एक साथ नहीं बनाई गई, यद्यपि इनके बनने का निश्चित समय ज्ञात नहीं, परंतु पुरातत्ववेताओं के मत से ईसा के 100 वर्ष पूर्व से 700 वर्ष बाद तक ये बनती रही, कोई कभी और कोई कभी। गुफाएं इनकी अद्भुत चित्रकारी के कारण सारे संसार में प्रसिद्ध हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अजंता की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं के बारे में चित्रण कर रहा है। प्रश्न भी बनता है, अजंता की गुफाओं की विशेषता बताइए। तो इस प्रश्न को ध्यान रखना कि अजंता की गुफाओं की विशेषता बताइए। यहाँ पर इन गुफाओं की विशेषता बताते हुए लेखक कह रहा है कि ये हरे भरे पर्वतीय जो प्रदेश है उससे घिरी हुई हैं, यानी कि चारों ओर पर्वत ही पर्वत हैं। और इन गुफाओं की जो संख्या है वो कुल 29 है। इसमें जो 4 जो गुफाएं हैं वो चैत्य की भांति हैं। चैत्य का मतलब है यानी कि यहाँ पर जो जिसको कहते हैं कि यानी कि पूजा पाठ, गर्भगृह है जिसको बोलें, यानी कि पूजा पाठ है, और वो स्थल, यानी उस प्रकार की 4 गुफाएं हैं। और शेष विहार ढंकियाँ, जहाँ पर ये जो लोग थे, विशेष रूप से जो बौद्ध हैं उनकी बात करें अपन, तो वहाँ के जो रहने की व्यवस्था उस ढंग की है। इन गुफाओं का जो निर्माण है वो एक साथ नहीं किया गया, बल्कि इनका समय है वो भी निश्चित नहीं है। जो पुरातत्ववेता हैं, यानी कि इन गुफा वगैरह आदि की जानकारी रखने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये लगभग यानी कि ईसा के 100 वर्ष पहले से और 700 वर्ष बाद तक यानी कि ये कोई लगातार बनती रही। ये कोई एक नियत समय में इन गुफाओं का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि अलग अलग समय में इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। और इनकी जो चित्रकारी है वो तो इतनी अद्भुत है, अपने आप में अनुपम अद्वितीय है कि आज सारे संसार में ये जो चित्रकला है वो प्रसिद्धि पाए हुए है। प्यारे विद्यार्थियों, इसी क्रम में आगे देखिएगा। ये गुफाएं एक अर्ध गोलाकार पहाड़ी के मध्य भाग की चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। कैसी अद्भुत बात है कि एक ही शिलाखंड को काटकर उसके अंदर कमरे और उनमें मूर्तियां बनाई गई हैं। कमरों की दीवारों पर पलस्तर चढ़ाकर तथा सफ़ेदी करके उस पर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। पलस्तर इतना मजबूत और सुंदर है कि कई शताब्दियों के पश्चात आज भी हम उसे ज्यों का त्यों पाते हैं। यानी कि जो अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी विशेषता बताते हुए यहाँ लेखक कह रहा है कि ये जो पहाड़ी है उसको अर्धगोलाकार रूप में यानी कि काट करके और फिर यानी कि उसे बनाया गया है। यानी कि बड़े बड़े जो शिलाखंड हैं उनको काट करके, और या यूँ कहें कि पत्थर की बड़ी चट्टानों को काट करके जो कमरे और जो मूर्तियां हैं वो उनमें बनाई गई हैं। वहाँ पर चढ़ाया गया जो पलस्तर है या जो की गई जो सफ़ेदी है और उस पर बनाए गए जो सुंदर चित्र हैं और वो आज भी यानी कि उसी रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसलिए हमारे लिए भी एक आश्चर्य की बात है कि आज कितने हजारों साल बाद भी वो चित्र एक तरह से सुरक्षित बने हुए हैं और इतने सुंदर ढंग से बने हुए हैं। उसी क्रम में आगे लेखक कहता है, बोधिसत्व पद्म पाणी अर्थात कमल पुष्प लिए हुए भगवान बुद्ध का चित्र, बुद्ध के महाविनिशीकरण का चित्र है। सिर पर मुकुट धारण किए हुए सिद्धार्थ खड़े हैं। बाएं हाथ में एक सूत का धागा बंधा है और दाहिने हाथ में कमल पुष्प है। शरीर पर मोटा यज्ञोपवीत और गले में मणिमाला है। पतली लंबी बाहों के नीचे अधखुले विशाल नेत्रों ने अहिंसा, शांति तथा वैराग्य टपकता है। उनकी मुखाकृति गंभीर और देवी ज्योति से आलोकित है। कैसा मनोहर रूप, कैसे ढले हुए से सारे अंग प्रत्यंग और अवयव, कैसी चित्रकारी। घंटों चित्र की ओर देखते रहिए, आंखें और मन तृप्त न होंगे। कहा जाता है इससे सुंदर आकार आज तक दुनिया में चित्रित नहीं हुआ। इस चित्र के विषय में देवी निवेदिता लिखती हैं, ये चित्र संभवतः भगवान बुद्ध का
सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन है। ऐसी अद्वितीय कल्पना का पुनः साकार हो सकना असंभव सा ही है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न की दृष्टि से ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक प्रश्न तो इसमें यह बनता है कि पद्मपाणि, कि बोधिसत्व पद्मपाणि क्या है। तो यहाँ पर बोधिसत्व पद्मपाणि है, वो उसके बारे में बताया गया है कि ये कमल का पुष्प लिए हुए भगवान जो बुद्ध है उनका चित्र है, और ये महात्मा बुद्ध के महाविनिशीकरण का चित्र। यानी कि महाविनिशीकरण का मतलब है जब उन्होंने घर से प्रस्थान किया था, यानी कैवल्य प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो घर से प्रस्थान किया था, अपने महलों से प्रस्थान किया था, उसी का ये चित्र, उसी घटना को महाविनिशीकरण कहा गया है। यहाँ पर आगे वो बताते हैं कि जो बुद्ध हैं उनके सिर पर मुकुट है, वो खड़े हैं, उनके बाएं हाथ में एक सूत का धागा बंधा हुआ है, और उनका जो दाहिना हाथ है उसमें कमल का पुष्प है। उनके शरीर पर मोटा यज्ञोपवीत यानी कि जो जनेऊ है वो है, और गले में उन्होंने मोतियों की माला धारण कर रखी है। वहीं पर इनके बारे में बताया है कि इनकी जो लंबी जो भौएं हैं, भवें यानी कि भौएं, वो उनके नीचे अध खुले उनके विशाल नेत्र, जिनसे अहिंसा, शांति और वैराग्य टपकता हुआ दिखाई देता है, महसूस होता है। उनकी जो मुखाकृति है और वो भी बड़ी गंभीर है, एक तरह से जैसे कोई दैवीय ज्योति से आलोकित उनका जो चेहरा है वो नजर आता है। उनका इतना ये जो सुंदर जो मनोहर रूप, एक तरह से जैसे उनका ढला हुआ जो अंग प्रत्यंग है, सारे जो अंग हैं, अवयव हैं, यूँ लग रहा है जैसे किसी सांचे में ढले हुए हों। बहुत ही ये सुंदर चित्रकारी है। यहाँ लेखक कह रहा है कि घंटों चित्र की ओर देखते रहिए, आंखें और मन तृप्त न होगा, अर्थात उसको देखने की जो पिपासा है और वो पूर्ण नहीं होगी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक बता रहा है कि ये जो सुंदर आकार आज तक दुनिया में चित्रित नहीं हुआ, और इस संबंध में देवी निवेदिता कहती हैं, और ये प्रश्न भी है, इसलिए ध्यान भी रखना कि महात्मा बुद्ध के चित्र के बारे में देवी निवेदिता ने क्या लिखा। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि ये चित्र संभवतः भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन है, कि ऐसी जो कल्पना है वो फिर से हो पाना बड़ा मुश्किल है, और अगर मान लीजिए कि ऐसी कल्पना किसी ने कर भी ली तो भी यानी कि इस स्वरूप में उन्हें फिर से बना पाना, अर्थात यानी ऐसी शिल्प कला का सुंदर उदाहरण दे पाना मुश्किल है, शायद ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। ये बात यहाँ पर कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उसी क्रम में आगे हम देखते हैं गुफा का एक और महत्वपूर्ण चित्र एक राजकीय जुलूस का है, जिसमें बहुत से आदमी सज धज कर जाते दिखाए गए हैं। किसी के हाथ में छाता है तो किसी के हाथ में बजने का सरंगी बाजा है। जुलूस में स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित हैं। चित्र अलंकार प्रधान है। स्त्रियों के हाथों में सुंदर कंकण हैं तथा वे गले में हार पहने हैं। कान से लगे सुंदर कर्णावंतस भी लटक रहे हैं। स्त्रियों की कमर लचीली और पतली है। उनके उभरे हुए वक्ष स्थल कुछ सूक्ष्म वस्त्रों से स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी गर्दनें तिरछी और मुद्राएं कटाक्षपूर्ण हैं। कनखियों से देखती हुई यौवन मद और अनुराग लिप्सा से परिपूर्ण वे जीवन तापहारी लतिकाओं सी जान पड़ती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक घटना का और चित्रण किया है, एक विशेष जो चित्र है उसके बारे में बताया है, और बहुत सुंदर प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, इस पाठ में जगह जगह प्रश्न ही प्रश्न है। एक तरफ बहुत सुंदर जानकारी है तो वहीं पर उस जानकारी को आधार बना करके बहुत ही सुंदर प्रश्न भी बन रहे हैं, इसलिए हमें हर जगह ध्यान रखना है। यहाँ पर इन्होंने जो गुफा का एक सुंदर चित्र है उसके बारे में चित्रण किया, वो बताया है कि एक राजकीय जुलूस का कोई चित्र है,
और उस राज के जुलूस का जो चित्र बनाया गया उसकी जो खास बात है उसमें ये बताया कि जो आदमी हैं वो सज धज करके चले जा रहे हैं। किसी आदमी के हाथ में छाता है, किसी के हाथ में बजाने का सरंगी बाजा है, और जुलूस में जो शामिल हो रहे जो स्त्री पुरुष हैं, यानी स्त्री और पुरुष दोनों ही एक साथ शामिल हैं। और जो चित्र हैं वो भी क्या है कि अलंकार प्रधान है। कहने का मतलब है उन चित्रों में भी अलंकार जो आभूषण हैं उन आभूषणों को दिखाया गया है। स्त्रियां जो हैं उनके हाथों में कंकण है यानी कंगन है, और वे गले में हार पहने हुए हैं। उनके जो कान हैं उनमें भी यानी कि सुंदर आभूषण कर्णावंतस हैं, वो लटक रहे हैं और बड़े प्यारे लग रहे हैं। इन स्त्रियों की जो कमर दिखाई गई है बड़ी लचीली और पतली है। इनका जो उभरे हुए जो वक्ष स्थल है वो भी यानी कि सूक्ष्म जो महीन जो वस्त्र हैं उनमें से दिखाई देते हैं। उनकी जो गर्दन है वो तिरछी, और इनकी जो मुद्राएं हैं वो कटाक्षपूर्ण है, यानी कि इनके देखने का जो ढंग है वो बड़ा ही कटाक्षपूर्ण है। ये कनखियों से जब देख रहे हैं यानी कि तिरछी जब ये देख रही हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये यौवन के मद में चूर चूर हैं, और प्रेम की इच्छा इनके भीतर जागृत है। ये जीवन के ताप का हरण करने वाली जो लतिकाएं हैं उन बेलों के समान वो लगती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसी क्रम में इन अजंता की जो गुफाएं हैं और इनमें जो चित्र हैं उनकी जो विशेषता है उनको आगे और देखिएगा। अजंता की चित्रकला में स्वाभाविकता है, जीवन है, सादगी है, साम्य है, औचित्य है और सौंदर्य भावना है। कुरुचि का अथवा विभत्सता का लेश मात्र उनमें नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अजंता के चित्रों में अंकित व्यक्तियों में, चाहे वह धनाढ्य है, भूपति है अथवा निर्धन गृहस्थ है, चाहे पुरुष है अथवा स्त्रियां हैं, उन सब में जीवन के प्रति आनंद भावना है। उनके हृदय में जीवन के प्रति एक सुखमय लिप्सा है जिसे सभी कलामर्मज्ञों ने स्वीकार किया है। और यही कारण है कि अजंता के चित्र संसार भर में अद्वितीय हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अजंता की चित्रकला की विशेषता बताइए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। पहले जैसे कि हमने जो अजंता की गुफाएं हैं उनकी विशेषता पढ़ी है, वहीं पर जो यानी कि पद्मपाणि है उसके बारे में पढ़ा है, महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है उसके बारे में यानी कि पढ़ा है, वहीं पर जो राजकीय जुलूस है उसके बारे में पढ़ा है, और अब अजंता की चित्रकला के बारे में ये बता रहे हैं। ये करें कि जो अजंता की जो चित्रकला है उसमें एक तरह से दिखावा नहीं है, बनावटीपन कहीं नहीं है, स्वाभाविकता है, और एक जीवन है, उसमें भी सादगी है, उसमें भी साम्य है, उसमें भी औचित्य है, और यानी कि सुंदरता की भावना है। उन चित्रों में कभी भी यानी कि जो कुरुचि और बुरापन कहीं भी दिखाई नहीं देता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन चित्रों में जो अंकित व्यक्ति हैं वो भले ही चाहे धनाढ्य है, भले ही चाहे राजा है, भले ही चाहे वो निर्धन गृहस्थ है, भले ही चाहे वो पुरुष है या फिर स्त्रियां, यानी उन सब में जीवन के प्रति आनंद भावना है। अर्थात हमें अपने इस जीवन को बहुत ही आनंद के साथ जीना चाहिए, ऐसा हमें उन चित्रों को देख करके महसूस होता है। उनके हृदय में जीवन के प्रति एक सुखमयी लिप्सा है, लालसा है, और जिसे सभी जो कला मर्मज्ञ हैं उन्होंने स्वीकार भी किया है। और यही कारण है कि जो अजंता के जो चित्र हैं वो संसार भर में अद्वितीय हैं, अनुपम है। उसी क्रम में देखिए, यहाँ पर आगे लेखक बता रहा है कि उनमें भारतीय जीवन की, उसके विराग अनुराग की, उसकी आशाओं निराशाओं की, उसकी अक्षमताओं व्यथाओं की झलक तो है ही, उनमें भारतीय संस्कृति का चरम आदर्श भी परिलक्षित हुआ है। आनंद भावना ही भारतीय जीवन का साध्य और साधन रही है। यहाँ पर भारतीय जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसके बारे में भी बताया है। यहाँ पर लेखक कहता है कि जो भारतीय जीवन है उसमें विराग अनुराग है, आशा निराशा है, अक्षमता व्यथा है,
और उनकी जो झलक है वो तो मिलती ही मिलती है, लेकिन जो भारतीय संस्कृति के जो आदर्श हैं वो आदर्श भी यानी कि हमें दिखाई देते हैं। और भारतीय जो जीवन का मूल जो लक्ष्य आनंद भावना है, यानी कि वो भी एक तरह से जीवन का साध्य और साधन रहा है। उसी क्रम में आगे लेखक हमें बताता है, अजंता की 29 गुफाओं में से 2 अगम्य हैं, बाकी सभी देखी जा सकती हैं। इनके विषय में एक बड़ी कठिनाई है काल निर्णय की। समय समय पर विविध राजाओं की संरक्षता में इन्हें बनाया गया होगा, ऐसा अनुमान है, क्योंकि कुछ चित्र अत्यंत प्राचीन और कुछ अर्वाचीन जान पड़ते हैं। अजंता का एक चित्र काल निर्णय में बहुत कुछ सहायक है। ये चित्र है फारस देश के राजदूत का, जो फारस के राजा की ओर से कोई भेंट प्रस्तुत करता दिखाया गया है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि गुप्त काल से लेकर चालुक्य वंश के शासनकाल तक इन गुफाओं का निर्माण हुआ होगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आगे जो लेखक बात बता रहा है, अजंता की जो 29 गुफाएं हैं उनमें 2 जो गुफाएं हैं वो अगम्य, वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है, अर्थात बाकी को देख लिया, उनको देखा नहीं गया। वहीं पर एक बड़ी समस्या भी बताता है इन गुफाओं के संबंध में, अजंता की जो गुफाएं हैं उनके संदर्भ में, और वो है कि इनका काल निर्धारण, कि ये कौन से समय में बनी है। क्यों? क्योंकि ये एक निश्चित समय में नहीं बनाई गई। विभिन्न जो राजा राजगद्दी पर बैठते गए और जो समय है वो गुजरता गया, उन्हीं के संरक्षण में इन गुफाओं का निर्माण चलता रहा। और ये जो प्राचीन और जो अर्वाचीन यानी कि नवीन जो गुफाएं हैं वो भी जान पड़ती हैं। अजंता का जो एक चित्र है उससे ज़रूर थोड़ा सा जो समय का निर्धारण करने में सहायता मिलती है, और वो जो चित्र है वो चित्र है फारस देश के राजदूत का, जो फारस के राजा की ओर से कोई भेंट प्रस्तुत करता दिखाया गया है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि गुप्त काल से लेकर के और चालुक्य वंश के शासनकाल तक इन गुफाओं का निर्माण किया गया होगा। कौन सी गुफाओं का? अजंता की गुफाओं का निर्माण कौन से काल से? गुप्त काल से लेकर के और चालुक्य वंश तक, शायद इस काल में इन गुफाओं का निर्माण हुआ होगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और शेष इसका जो अंश है वो हम आगे वाले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। हम फिर एक नए बिंदु को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।